और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ नरेंद्र सोनी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत। और बालकिशन यदुवंशी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकिशन जी, आपका भी बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत करती हूँ निरंजन जी, जरा ये तस्वीर समझाइए कि 11 साल आम आदमी पार्टी को पूरे हो गए हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इतनी छोटी सी पार्टी इतने कम समय में इतनी बड़ी बन गई है। बीजेपी इसको लेकर कह रही है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी है। तो वहीं दिल्ली के संयोजक ये कह रहे हैं कि हमने तो किस तरीके से ईमानदारी के साथ सरकार चलाई है और अभी तक कोई भी गुनाह जो है, सबूत जो है नहीं मिल पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या बीजेपी की साजिश है, या फिर ये जो कहा जा रहा है कि खत्म हो जाएगी ये पार्टी, खत्म हो जाएगी ये पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर लगे ये आरोप, क्या इन सबको नजरअंदाज कर दिया जाए? आखिर क्या किया जाए? देखिए उन्नति जी, आप इस चीज को समझिए कि जैसे एक शायर ने कहा है कि भाई शिखर पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है वहां बने रहना। और ये कह रहे हैं कि पहली पार्टी है जो इतनी जल्दी, थोड़ा सा इको आ रहा है उन्नति जी, थोड़ा सा ठीक करवाइए प्लीज। ठीक है, मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक पार्टी और थी, आपने देखा होगा, जो इतिहास बन चुकी है, उसका नाम था असम गण परिषद। वो भी ऐसे ही स्टूडेंट आंदोलन से निकली थी और अचानक आसाम की सत्ता पे जाकर के काबिज हो गई। लेकिन कुछ समय बाद में आज उनका, मेरे हिसाब से प्रफुल्ल कुमार मोहंत वहां पे उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस पार्टी के समझ लो सर्वे सर्वा थे। और आज की तारीख में कहीं उनका कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे अगर बात करते हैं हम भ्रष्टाचार के, देखिए उन्नति जी, आपको समझना पड़ेगा भ्रष्टाचार के अंदर, आर्थिक भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो अगर ये सोचते हैं या ये कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर अभी भी कोई हमारे लिए कोई सबूत नहीं मिला, हम बिल्कुल एकदम पाक साफ हैं और हमारे ऊपर सारे के सारे, निश्चित रूप से जब तक फैसला नहीं होता है तब तक आप ये बात रोज दोहरा सकते हो। और इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो हिंदुस्तान का जुडिशरी सिस्टम है उसका काम करने का तरीका क्या है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लालू यादव जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप 2005 और 6 में लगे थे, लेकिन कन्विक्शन होने में 2013 या 14 तक, वो पहला मामला 2013 में कन्विक्शन हुआ था उनका। यानी कि कहने का मतलब कन्विक्शन के अंदर समय लगता है। तो शायद हो सकता है उस समय के हिसाब से क्या फैसला होगा, आर्थिक भ्रष्टाचार की मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर होता है एक वैचारिक भ्रष्टाचार, एक होता है शाब्दिक भ्रष्टाचार, एक होता है संस्कारिक भ्रष्टाचार। तो आज एक चीज कंफर्म है, वो पूरी दुनिया देख रही है कि वैचारिक भ्रष्टाचार में क्यों बता रहा हूं उन्नति जी, जिन लोगों को ये महाभ्रष्ट बोलते थे, जिन कांग्रेस को, लालू यादव जी तो कन्विक्टेड है, वो तो आरोपित भी नहीं है, वो तो कोर्ट के द्वारा भ्रष्टाचारी समझ लो कन्विक्ट किए जा चुके हैं। उनके साथ अगर आप आज जाकर के हाथ मिला रहे हो केवल अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, तो ये वैचारिक भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? शाब्दिक भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो उन्नति जी, तो आज मेरे हिसाब से जितना मिनिमम स्तर की बात यहाँ पे की जाती है विधानसभा के अंदर कि दिल्ली के मालिक हम हैं, आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी भी जनता का मालिक अपने आप को नहीं बताया। लेकिन ये पार्टी एक ऐसी है जिन्होंने शुरुआत में अपने आप को मालिक घोषित कर दिया, जबकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है। तो ये हुआ शाब्दिक भ्रष्टाचार। संस्कारिक भ्रष्टाचार है उन्नति जी, उसको वो भी आपने देखा होगा कि ताहिर हुसैन के ऊपर आरोप लगा, पहले उसके डिफेंस में आए। तमाम जो आरोप लगते हैं उसके अंदर पहले डिफेंस में आते हैं और उसके बाद में जब मामला हाथ से निकल जाते हैं तो कहते हैं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। और देखिए, एक आरोप हो तो फिर भी नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन बार बार ये आरोप लग रहे हैं, अभी 10 चिंता का विषय है। 10 सेकंड का समय और थोड़ा सा संक्षिप्त में। हाँ, अच्छा, काम की बात है तो ये कह रहे हैं कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर इतना लंबा चौड़ा काम कर दिया कि आज दिल्ली को इन्होंने शिकागो बना दिया। लेकिन एक भी आम आदमी पार्टी का विधायक, आम आदमी पार्टी का मंत्री, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री हमें यह बता दे कि वो कौन से सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जा रहा है या कौन से सरकारी स्कूल में अपने बच्चे पढ़ा रहा है। अगर इतनी अच्छी व्यवस्था आपने कर दी है
तो फिर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ा रहे हैं? निरंजन जी, देखिए बार बार जो जांच एजेंसियों पर आरोप डाल दिया जाता है कि आखिर जिसकी सत्ता होती है, जांच एजेंसियां जो है विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देती हैं। और वॉशिंग मशीन का भी जिक्र किया जाता है कि अगर कोई इनकी पार्टी में चला जाए तो वो एकदम साफ सुथरा हो जाता है। क्या ऐसी तस्वीर है? क्यों आखिर लोगों के दिमाग में अब ये चीज फीड होती जा रही है, एक एक करके इंजेक्ट करने का प्रयास हो रहा है कि ये जांच एजेंसियां पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई हैं? देखिए उन्नति जी, इसके अंदर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जल्दी निश्चित रूप से मुझे ये चीज कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के ऊपर उसका थोड़ा प्रभाव जरूर होता है, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसियां बिल्कुल इस तरीके से हो गई कि जहां मर्जी चिपटा दो, जहां मर्जी लिपटा दो। अगर ऐसी चीजें होती ना, तो आपको मैं एक चीज और बताऊं, और ये जो है ये एक सुविधा की राजनीति आज की तारीख में चल रही है कि जब हम हारते हैं तो ईवीएम हैक हो जाता है, जब फैसला कोर्ट में हमारे खिलाफ आता है तो कोर्ट भी जो है मैनेज हो गया, जब चुनाव आयोग अगर हमारे मन मुताबिक डेट घोषित ना करे तो चुनाव आयोग भी मैनेज हो गया, कैग हमारे मन मुताबिक फैसला ना करे तो कहने का तात्पर्य ये सुविधा की राजनीति है। जबकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि तमाम राजनीतिक दलों को ये चीज समझना चाहिए कि कल को अगर हम सत्ता में आएंगे तो इन्हीं जांच एजेंसियों को जिनकी विश्वसनीयता पे आप सवाल उठा रहे हैं, इन्हीं जांच एजेंसियों के माध्यम से आपको भी शासन करना है, पहली बात। दूसरी बात, उन्नति जी, और देखिए, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे